नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कौशिक है। मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। आज मैं जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊँ। इसे लिखा है अंटोन चेखव ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है श्री सुशांत सुप्रिय ने। चलिए शुरू करते हैं। शाम का धुंधला समय है। सड़क के खंभों की रोशनी के चारों ओर बर्फ की एक गीली और मोटी परत धीरे धीरे फैलती जा रही है। बर्फबारी के कारण कोचवान योना किसी सफेद प्रेत जैसा दिखता है। आदमी की देह जितनी मुड़कर एक हो सकती है उतनी उसने कर रखी है। वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर चुपचाप बिना हिले ढुले बैठा हुआ है। बर्फ से ढका हुआ उसका छोटा सा घोड़ा अब पूरी तरह सफेद दिख रहा है। वो भी बिना हिले ढुले खड़ा है। उसकी स्थिरता, दुबली पतली काया और लकड़ी की तरह तनी सीधी टांगे ऐसा आभास दिला रही हैं जैसे वो कोई सस्ता सा मरियल घोड़ा हो। योना और उसका छोटा सा घोड़ा दोनों ही बहुत देर से अपनी जगह से हिले नहीं हैं। वो खाने के समय से पहले ही अपने बाड़े से निकल आए थे, पर अभी तक उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। ओ गाड़ी वाले, विबोर्ग चलोगे क्या? योना अचानक एक आवाज सुनता है। विबोर्ग? वो हड़बड़ाहट में अपनी जगह से उछल जाता है। अपनी आंखों पर जमा हो रही बर्फ के बीच से वो धूसर रंग के कोट में एक अफसर को देखता है जिसके सिर पर टोपी चमक रही है। विबोर्ग, अफसर एक बार फिर कहता है। अरे सो रहे हो क्या? मुझे विबोर्ग जाना है। चलने की तैयारी में योना घोड़े की लगाम खींचता है। घोड़े की गर्दन और पीठ पर पड़ी बर्फ की परतें नीचे गिर जाती हैं। अफसर पीछे बैठ जाता है। कोचवान घोड़े को पुचकारते हुए उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है। घोड़ा पहले अपनी गर्दन सीधी करता है और फिर लकड़ी की तरह सख्त दिख रही अपनी टांगों को मोड़ता है और अंत में अपनी अनिश्चयी शैली में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। योना जो ही घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाता है, अंधेरे में आ जा रही भीड़ उसमें से उसे आवाज सुनाई देती है। अबे क्या कर रहा है, जानवर कहीं का? इसे यहां से ले जा, मूर्ख, दाएं मोड़। इस तरह की आवाजें योना को सुनाई दे रही हैं। तुम्हें तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। दाहिनी ओर देखो और दाहिनी ओर चलो, पीछे बैठा अफसर गुस्से में बोलता है। फिर रुककर थोड़े संयत स्वर में कहता है, कितने बदमाश हैं सब के सब। और मजाक करने की कोशिश करते हुए वो आगे बोलता है, लगता है सबने कसम खा ली है कि या तो तुम्हें धकेलना है या फिर तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर दम ले लेना है। कोचवान योना मुड़कर अफसर की ओर देखता है। उसके होठ जरा हिलने लगते हैं। वो कुछ शायद कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो तुम? अफसर पूछता है। योना जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आता है और कोशिश करके फटी आवाज में बोलता है, मेरा इकलौता बेटा बारिन इस हफ्ते गुजर गया साहब। अच्छा, कैसे मर गया? योना अपनी सवारी की ओर पूरी तरह मुड़ जाता है। क्या कहूं साहब, डॉक्टर तो कह रहे थे कि सिर्फ तेज बुखार था। बेचारा 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा तड़पता रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तभी अचानक आवाज आती है, अरे शैतान की औलाद, ठीक से मोड़। अंधेरे में कोई चिल्लाया और अबे ओ बूढ़े, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अपनी आंखों से काम क्यों नहीं लेता? इतने में अफसर भी थोड़ा बोलता है, जरा तेज घोड़ा गाड़ी चलाओ, और तेज, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जरा और तेज। कोचवान एक बार फिर अपनी गर्दन ठीक करता है, सीधा होकर बैठता है और रुखाई से अपना चाबुक हिलाता है। बीच बीच में वो कई बार पीछे मुड़कर सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उस अफसर ने अब अपनी आंखें बंद कर ली है। साफ लग रहा है कि वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अफसर को विबोर्ग पहुंचाकर योना शराब खाने के पास गाड़ी खड़े कर देता है और एक बार फिर उकड़ू होकर सीट पर दुबक जाता है। 2-3 घंटे बीतने के बाद फुट पार्क पर पतले रबड़ के जूतों के घिसने की चू चू ची ची की आवाज के साथ 3 लड़के झगड़ा करते हुए वहां आते हैं। उन किशोरों में से 2 लंबे और दुबले पतले हैं, जबकि तीसरा थोड़ा कुबड़ा और नाटा सा है। ओ गाड़ी वाले, पुलिस ब्रिज चलोगे क्या? कुबड़ा लड़का कर्कश आवाज में पूछता है। हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे। योना घोड़े की लगाम खींचकर उसे आवाज लगाता है, जो कि चलने का निर्देश है। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक ठीक भाड़ा नहीं है, पर 1 रूबल हो या 5 कोपेक, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सब एक ही है। तीनों किशोर सीट पर साथ बैठने की जिद करते हैं और आपस में गाली गलौच और धक्कम धक्का करते हैं। बहुत सारी बहस और बदतमीजी के बाद
अंत में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुबड़ा लड़का खड़ा रहेगा क्योंकि वो सबसे ठिगना है। ठीक है, अब तेज चलाओ, कुबड़ा लड़का नाक से बोलता है। वो अपनी जगह ले लेता है जिससे उसकी सांस योना की गर्दन पर पड़ती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या सारे रास्ते तुम इसी ढेंचू रफ्तार से चलोगे? क्यों ना तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं। दर्द के मारे मेरा तो सर फटा जा रहा है, उनमें से एक लंबा लड़का कहता है। कल रात दोस्त के यहां मैंने और वास्का ने कोयांक की पूरी 4 बोतलें चढ़ा ली, एक लड़का कहता है। दूसरा कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर इतना झूठ बोलते क्यों हो। तुम एक दुष्ट व्यक्ति की तरह झूठे हो। भगवान कसम, मैं सच कह रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इसमें कि सुई की नोक में से ऊंट निकल सकता है। आप सब कितने मजाकिया हैं, योना खीसे निपोर कर बोलता है। अरे भाड़ में जाओ तुम, कुबड़ा गुस्सा हो जाता है। बुढ़ऊ, तुम हमें कब तक पहुंचाओगे? चलाने का ये कौन सा तरीका है? कभी चाबुक का इस्तेमाल भी कर लिया करो, जरा जोर से चाबुक मारो। मियाँ, तुम आदमी हो या आदमी की दुम? योना यूं तो लोगों को देख रहा है, पर धीरे धीरे अपने अकेलेपन का एक तीव्र एहसास उसे ग्रसता चला जा रहा है। कुबड़ा फिर से गालियां बकने लगता है। लंबे लड़कों ने किसी लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दिया। योना उनकी ओर कई बार देखता है। वो क्षणिक चुप्पी की प्रतीक्षा के बाद मुड़कर बुदबुदाता है। मेरा बेटा इस हफ्ते गुजर गया। हम सबको एक दिन मरना है। कुबड़े ने ठंडी सांस ली और धीरे से एक दौर के बाद होठ पहुंचे। अरे जरा जल्दी चलाओ, खूब तेज। दोस्तों, मैं इस धीमी रफ्तार से चलने को तैयार नहीं। आखिर इस तरह हम सबको कब तक पहुंचाएगा? अरे अपने इस घोड़े की गर्दन थोड़ी गुदगुदाओ। सुन लिया बुढ़े, ओ नरक के कीड़े, मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम जैसों की खुशामद करते रहो तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। सुन रहे हो बुढ़ऊ, सुअर की औलाद, तुम पर कुछ असर पड़ता है या नहीं? योना इन शाब्दिक प्रहारों को सुन तो रहा है पर महसूस नहीं कर रहा। वो हे करके हंसता है। आप साहब लोग हैं, जवान हैं, भगवान आपका भला करे। बुढ़ऊ, क्या तुम्हारी शादी हो गई? उनमें से लंबा लड़का पूछता है। मैं? साहब, आप लोग बड़े मजाकिया हैं। अब बस मेरी बीवी ही है। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी है। आप समझ गए ना मेरी बात? मौत बहुत दूर नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं जिंदा हूं। कैसी अजीब बात है। मौत गलत दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे पास आने की बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई। योना पीछे मुड़कर बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मरा, पर उसी समय कुबड़ा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, शुक्र है खुदा का, आखिर मेरे साथियों को पहुंचा ही दिया। और योना उन सबको अंधेरे में फाटक के पास धीरे धीरे गायब होते हुए देखता है। एक बार फिर वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, सन्नाटे से घिरा हुआ। उसका दुख जो थोड़ी देर के लिए कम हो गया था फिर लौट आता है, और इस बार वो और भी ताकत से उसके हृदय को चीर देता है। बेहद बेचैन होकर वो सड़क की भीड़ को देखता है, गोया ऐसा कोई आदमी तलाश कर रहा हो जो उसकी बात सुन सके। उस भीड़ उसकी मुसीबत की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाती है। उसका दुख असीम है। यदि उसका हृदय फट जाए और उसका दुख बाहर निकल आए तो मानो सारी पृथ्वी को भर देगा, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं देखता। योना को टाट लादे एक कुली दिखता है। वो उससे बात करने की सोचता है। वक्त क्या हुआ है भाई? योना कुली से पूछता है। 9 से ज्यादा बज चुके हैं। तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो? अब कोई फायदा नहीं, लौट जाओ। योना कुछ देर तक आगे बढ़ता रहता है, फिर उकड़ू हालत में अपने गम में डूब जाता है। वो समझ जाता है कि मदद के लिए लोगों की ओर देखना बेकार है। वो इस स्थिति को और नहीं सह पाता और अस्तबल के बारे में सोचता है। उसका घोड़ा मानो सब कुछ समझकर दुल की चाल से चलने लगता है। लगभग 1.5 घंटे बाद योना एक बहुत बड़े गंदे से स्टोव के पास बैठा हुआ है। स्टोव के आसपास जमीन और बेंचों पर बहुत से लोग खर्राटे ले रहे हैं। हवा दमघोंटू गर्मी से भरी हुई है। योना सोए हुए लोगों की ओर देखते हुए खुद को खुजलाता है। उसे अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया। आज तो मैं घोड़े के लिए चारे के लिए भी पैसे नहीं कमा पाया, वो सोचता है। एक युवा कोचवान एक कोने में थोड़ा उठकर बैठ जाता है और आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वो पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। तुम्हें पानी चाहिए? योना उससे पूछता है। ये भी कोई पूछने की बात है? कोचवान का जवाब। अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे।
लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सुना क्या? इसी हफ्ते अस्पताल में। बड़ी लंबी कहानी है। यूना अपने कहे का असर देखना चाहता है, पर वो कुछ नहीं देख पाता। उस युवक ने अपना चेहरा छिपा लिया और दोबारा गहरी नींद में चला गया। बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर अपना सिर खुजलाता है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में वो किसी से ठीक से बात नहीं कर पाया। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से ये सब बताया जा सकता है कि उसका बेटा बीमार कैसे पड़ा, कैसे उसने दुख भोगा, मरने से पहले उसने क्या कहा, उसने दम कैसे तोड़ा। दफन के वक्त की एक एक बात बतानी जरूरी है, और ये भी कि उसने कैसे अस्पताल जाकर बेटे के कपड़े लिए। उस समय उसकी बेटी अनीसिया गांव में ही थी, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है। सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जरूर जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वो नरम दिल होती हैं। उन्हें रुला देने के लिए तो भावुकता भरे 2 शब्द ही काफी होते हैं। चलूं, जरा अपने घोड़े को देख लूं। योना सोचता है, सोने के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा, उसकी क्या परवाह। वो अपना कोट पहनकर अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही वो अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो घोड़े से बात करना शुरू कर देता है। क्या तुम डटकर खा रहे हो? वो घोड़े की चमकती आंखें देखकर कहता है, ठीक है, जमकर खाओ। हालांकि हम आज अपना अनाज भी नहीं कमा सके, पर कोई बात नहीं, हम सूखी घास खा सकते हैं। हाँ, ये सच है, मैं अब गाड़ी चलाने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा चला सकता था। कितना शानदार कोचवान था मेरा बेटा। काश वो जीवित होता। एक पल के लिए योना चुप हो जाता है, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे पुराने दोस्त, यही सच है। कुज्या यूनिच अब नहीं रहा। वो हमें जीने के लिए छोड़कर चला गया। सोचो जरा, तुम्हारा एक बछड़ा होता, तुम उसकी माँ होती, और अचानक वो बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़कर चल बसे। कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें, है ना? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है और उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है, जैसे कि वो अपने मालिक की सारी बात समझ रहा हो। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता जाता है और चैन की सांस लेता है। दोस्तों, ये कहानी रोमांचक नहीं थी, कोई इसमें कॉमेडी भी नहीं थी, लेकिन एक जीने का तरीका ज़रूर सिखाती है। पिछला कुछ साल सबके लिए ही बड़ा दुखद रहा। हर कोई अपने दिल में दर्द समेटे हुए है और दूसरों के साथ उसे बांटना चाहते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सुख बांटने से दुगना हो जाता है और दुख बांटने से कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास इतने लोग होते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। वो अपना दुख बांटने के लिए हमारे पास आते हैं, शायद इसीलिए कि वो अपना मन हल्का करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें उन्हें धुतकार भी देते हैं, ये बोलकर कि यार ये तो बोर करेगा, पका रहा है। लेकिन आपका थोड़ा सा समय जाएगा अगर आप उसकी थोड़ी बातें सुन लें, और आपके सहारे से उसे जीने का सहारा मिल जाएगा। आपकी सभी की लंबी उम्र की कामनाएं करता हूँ। मैं रजनीश कौशिक, धन्यवाद।